पिछली वीडियो में हमने समझा था फंक्शंस और एरेज के बारे में, राइट। अब इस वीडियो में हम समझेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट और कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में, साथ ही हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सो हे गाइस, इट्स मी डेविन एंड यू वाचिंग माय चैनल। और हम PHP की जो सीरीज चल रही है बिगिनर टू एडवांस की, उसका ये थर्ड पार्ट है, राइट। और काफ़ी नॉर्मल से चल रहा है अभी, अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड और एक्साइटिंग होगा। तो अगर तुम PHP सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो हल्के से भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे अभी तक अगर तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम वहाँ जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हो। PHP की बेसिक चीज़ों के बारे में बात की हमने वहाँ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट और लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे PHP स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि पता है कि PHP का कोड हम जब भी लिखते हैं तो PHP स्टार्ट करना होता है हमें। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, राइट। ऑपरेटर्स बेसिकली वही होते हैं, प्लस माइनस जैसी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ num1 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 4, राइट। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ num2, इसके अंदर लिख देता हूँ 5, इसके अंदर लिख देता हूँ 5, ठीक है। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ टोटल और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ num1 प्लस num2। तो सभी को पता है कि ये क्या करेगा, ये num1 और num2 को प्लस करके टोटल के अंदर स्टोर करवा देगा, राइट। ये बात सभी जानते हैं। अगर मैं इसको इको करवा दूँ, फॉर एग्जांपल इको $total, ऐसा कुछ, तो सभी को पता है कि ये 9 रिटर्न कर देगा स्क्रीन पर। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखोगे ओके, यहाँ पे मैंने $साइन नहीं लगाया, $साइन लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे 9 यहाँ पे दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बट इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 9 यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब ये सभी को पता है कि प्लस क्या कर रहा है, प्लस एक ऑपरेटर है जो कि दोनों को सम कराएगा। इसकी जगह मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि 4 में से 5 जाएगा तो -1 आता है, राइट। तो यहाँ -1 आ रहा है, तो प्लस माइनस ये तो सभी को पता है। मल्टीप्लाई का ऑपरेटर होता है ये स्टार। अगर मैं स्टार लगाता तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करता है num1 मल्टीप्लाई बाय num2 सेव। सभी को पता है 20 होगा, क्योंकि 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, राइट, सेव करते हैं, देन यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे 0.8 यहाँ पे आ रहा है। हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0.8 मिल रहा है डिवाइड करने पे। तो ये डिवाइड करो तो 0.8 आ रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है 4 को 5 से डिवाइड करो तो 0.8। अगर मैं 4 में कोई बड़ा नंबर लिख दूँ, फॉर एग्जांपल 40 लिख दूँ, राइट, एंड देन सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ तो देखोगे 8 आ रहा है, क्योंकि अब ये परफेक्ट है। सबको पता है कि 5 8 जा ही 40 होता है। अगर 40 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 42 कर दूँ फॉर एग्जाम्पल एंड देन रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखोगे 8.4 है, राइट। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या मिले, मुझे यहाँ पे रिमाइंडर मिले, राइट। अगर क्योंकि तुम अगर 42 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर गेट करने के लिए भी हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे num1 कितना है 42, num2 कितना है 5, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे यहाँ पे रिमाइंडर मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेसिक से मैथमेटिक के ऑपरेटर्स थे, इसका पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं AB 1 2 3 + 2 6 ये सब नहीं समझाने वाला। ये तो मतलब अभी तक मैथ्स तो तुमने की होगी, राइट, उसमें ये सब चीज़ें तुम्हें पता होंगी। एक मॉड्यूलर शायद नया होगा तुम्हारे लिए, बट वो भी कुछ खास नहीं है, रिमाइंडर देता है, बस इतना समझो। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, चीज़ को। अब देखो यहाँ पे इतना समझने के बाद इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली ये होती है कि हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें एक कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट चलती है, नहीं होती है ट्रू तो एल्स की स्टेटमेंट चलती है। ये मुझे पता है, मैं थोड़े अगेन कन्फ्यूजिंग तरीके से बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इफ़ कीवर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट्स देते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे कंडीशन में अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, जो भी हम चाहते हैं कि रन हो। और यहाँ पे ठीक इसी से जुड़े हुए एल्स, और इसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ ऐसे काम कर रहा है। अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमने कंडीशन दी होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये यहाँ ये वाली स्टेटमेंट चलेगी जो कि इस ब्लॉक के अंदर है, राइट। बट अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाली के अंदर चलेगी। और एल्स देना कंपलसरी नहीं है, तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, बट मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं दूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देख लेते हैं कंडीशन यहाँ पे क्या होती है।
कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बात की थी बुलियन वैल्यू के बारे में, तो यहाँ पे हम एक बना देते हैं कंडीशन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इसको हम ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे हम ये डॉलर कंडीशन ऐसे पास कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इको कंडीशन इज ट्रू, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कंडीशन इज फॉल्स। इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया और अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखोगे कंडीशन इज ट्रू बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। अगर हम इसको फॉल्स करें तो बोलेगा कंडीशन इज फॉल्स। अब तुम बोलोगे कि ये कंडीशन में ऐसे डायरेक्ट पास करते हैं, नहीं, कंडीशन में हम कुछ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने प्लस माइनस डिवाइड ये सब पढ़ा है, राइट। अब कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं हम, जैसे कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर जो है जिसके बारे में बात करूँगा वो होता है ये डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या होता है? तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर का काम क्या होता है? यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है और इधर 4 है, तो एक हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कंपेयर कर रहे हैं दोनों को कि दोनों इक्वल है कि नहीं। डबल इक्वल टू का ये काम होता है, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, इक्वल नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 डबल इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अभी मैंने कंडीशन के अंदर लिख दी 5 डबल इक्वल टू 4, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सभी को पता है कि 5 4 के इक्वल नहीं होता, देखो सकते हो कंडीशन फॉल्स यहाँ पे दिख रहा है, राइट। बट अगर मैं 5 इज इक्वल टू 5, ठीक है, कर दूँ एंड देन रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू आ रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि 5 जो है वो 5 के इक्वल होता है। तो ये डबल इक्वल टू जो कंपेयर करता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जरूरी है तुम इसको ऐसे वेरिएबल बना के लिखो, तुम इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। मैं यहाँ से इसको ऐसे कट कर लेता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अभी भी वैसे ही काम कर रहा है, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो। तो मैंने बताने के लिए किया था कि हम यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 5 यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे ट्रू किस किस चीज़ को माना जाएगा? तो किसी भी चीज़ को ट्रू माना जाएगा सिर्फ 0 और ब्लैंक को छोड़ के। ब्लैंक मतलब मैं बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंड 1, ठीक है, कंड 1 में हम लिखते हैं ये ब्लैंक एक स्ट्रिंग है, एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, राइट। डॉलर कंड 2, ठीक है, कंडीशन 2 है, इसमें डबल ऑपरेटर की एक ब्लैंक स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है। डॉलर कंड 3 इसमें हम स्पेस देते हैं, ठीक है। देन डॉलर कंड 4 इसमें हम नल वैल्यू देते हैं। नल ये कीवर्ड है जो कि नल वैल्यू देता है। देन हम इसमें डॉलर कंड 0, ठीक है, बिना स्ट्रिंग के, ये हमारी कंडीशन 5 है। एंड देन यहाँ पे डॉलर कंड 6 जिसमें 1 है। देन यहाँ पे डॉलर कंड 7 जिसमें कि कोई भी नंबर है, मैं फॉर एग्जाम्पल 45 है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं ये बताने के लिए कि इसमें से कौन सी जो वैल्यू है वो ट्रू मानी जाएगी और कौन सी फॉल्स मानी जाएगी। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है जो हमने यहाँ पे लिखी है ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है हमें, ठीक है। ये ऑपरेटर हमें कंपेयर करके रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पे ऐसे ट्रू या फॉल्स आ रहा होगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट ट्रू पास कर दें तो भी ये चलेगी, क्योंकि ये फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे बुलियन वैल्यू ही दे रहे हैं जो कि वो ऑपरेटर भी यही रिटर्न कर रहा था। तो इसको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये ट्रू है तो ट्रू वाली कंडीशन को रन कर देना। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखोगे कंडीशन इज ट्रू यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक है। अब देखो हम एक एक करके इन सभी वैल्यूज़ को पास करते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन 1 को पास करते हैं जो कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग है सिंगल कोटेशन में। मैं लिखता हूँ डॉलर कंड 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, देख सकते हो इसमें क्या है, एक ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे कंडीशन इज फॉल्स लिखा है, राइट। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई डेटा नहीं है, कोई स्पेस भी नहीं है, स्पेस भी डेटा की तरह ट्रीट होता है, तो इसमें स्पेस भी नहीं, एकदम खाली है, तो वो फॉल्स की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब हम कंडीशन 2 चेक करते हैं। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। 2 के अंदर क्या है? तो 2 के अंदर भी ब्लैंक स्ट्रिंग है बट उसमें डबल कोटेशन है, ये भी फॉल्स माना जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, ये भी फॉल्स माना जाएगा। अब कंडीशन 3 क्या है? कंडीशन 3 भी एक ब्लैंक स्ट्रिंग है बट ये पूरी तरीके से ब्लैंक नहीं, इसमें एक स्पेस है, पर ये फॉल्स नहीं माना जाएगा क्योंकि स्पेस भी एक वैल्यू होती है, इसलिए फॉल्स नहीं माना जाएगा। मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो कंडीशन इज ट्रू लिखा आ रहा है, राइट। मतलब ये ब्लैंक नहीं है क्योंकि इसमें एक स्पेस है, इसलिए ये ट्रू मान रहा है इसको, ठीक है। अब ये चौथी कंडीशन है नल,
तो नल अगर मैं 4 कंडीशन यहाँ पे पास करूँ तो नल देखते हैं कि कौन सी कंडीशन होती है। तो नल भी फॉल्स मानी जाती है, ठीक है, नल भी फॉल्स है। कंडीशन 5 भी फॉल्स है क्योंकि वो 0 है। सेव करते हैं हम यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे कंडीशन 5 जो कि 0 है वो भी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। कंडीशन 5 कंडीशन इज़ फॉल्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंडीशन 6 देते हैं जिसमें कि 1 है। अब 0 को छोड़ के कोई भी कैरेक्टर, भले वो स्पेस हो, ABCD हो, 2 3 5 6 हो, कोई भी नंबर वो ट्रू ही माना जाता है, ये बात याद रखें। तो कंडीशन इज़ ट्रू, जाहिर सी बात है अगर कंडीशन 7 को हम चेक करेंगे तो भी हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, देखोगे कंडीशन इज़ ट्रू। तो ये चीज़ तो होगी, हमने अलग अलग कंडीशंस के बारे में चेक कर ली, राइट। तुम्हें पता चल रहा होगा कि किस वैल्यू को हम फॉल्स की तरह ट्रीट करते हैं, किस वैल्यू को हम उसकी तरह ट्रीट करते हैं, ट्रू की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी मेरे को बताने के लिए, अगर इफ एल्स स्टेट में समझ नहीं थी तुम्हें, ठीक है। अब देखो मैंने बता दिया कि डबल इक्वल टू होता है, एक ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसका काम होता है कंपेयर करने का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है जो ये चेक करता है कि वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेटर होता है, ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेटर होता है, और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये रिवर्स करने के लिए एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है जिससे हम एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स की एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं, एंड और ऑपरेटर, कुछ इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ कि 4 जो है वो इक्वल है 4 के। ये बात सबको पता है कि 4 जो है 4 के इक्वल होता है, राइट, जाहिर सी बात है। तो ये ट्रू कंडीशन है, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो कंडीशन इज ट्रू, ओके। मैं यहाँ पे अब ये चेक करता हूँ कि जो 4 है वो लेस देन है 4 से। अब ये तो सभी को पता है कि गलत है, 4 के इक्वल है, लेस देन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देखो कंडीशन इज़ फॉल्स लिखी हुई है, राइट, जाहिर सी बात है, ओके। चलो मैं ग्रेटर देन लगा लेता हूँ। अब सभी को पता है कि जो 4 है वो 4 से इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी देखो कंडीशन इज़ फॉल्स आ रहा है, जाहिर सी बात है। बट अगर मैं जो ग्रेटर देन के पास इधर जो साइन है यहाँ पे 34 लिख दूँ, अब सभी को पता है 34 बड़ा है 4 से, ये ट्रू होगी कंडीशन। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ देखोगे कंडीशन इज़ ट्रू लिखा आ रहा है, ठीक है, सिंपल है। पर यहाँ पे अगर मैं 34 कर दूँ फिर से, तब रिफ्रेश करूँ तो फिर से फॉल्स होगा, क्योंकि सबको पता है 34 इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं है 34 इससे। पर मैं यहाँ पे अगर साइन लगा दूँ किसका, इक्वल टू का, कुछ इस तरीके से, एंड देन रिफ्रेश करूँ तो देखोगे कंडीशन इज ट्रू नज़र आ रहा है। ट्रू क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो 34 के, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, राइट। तो ये बात ध्यान रखना। अब ये ग्रेटर देन लेस देन हो गया। अब नॉट इक्वल टू को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लगा देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट लगा दिया। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये जो दो सिंबल्स हैं इनका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ 34 और 34 इक्वल नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो गलत है, राइट। तो कंडीशन गलत है हमारी। तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कंडीशन इज़ फॉल्स, जाहिर सी बात है, क्योंकि 34 तो इक्वल है। बट यहाँ पे अगर मैं 35 कर दूँ तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि 35 और 35 इक्वल नहीं है। मैं पे सेव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे कंडीशन इज़ ट्रू यहाँ पे दिख रही है, राइट। तो ये चीज़ अच्छी है, समझ में आने लायक, बहुत ईजी, राइट। तो ये तो बेसिक ऑपरेटर्स थे, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है, राइट। ये तुम अगर गूगल भी कर लोगे तो मिल जाएगा ये ऑपरेटर्स, ये साइंस का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन लेस देन। तो मैथ्स में हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। नॉट इक्वल टू वाली चीज़ थोड़ी अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ को ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पे देखो जैसे ट्रू लिख रहा हूँ, राइट, सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो कंडीशन इज ट्रू लिखा आ रहा है यहाँ पे, राइट। बट मैं अगर इसके रिजल्ट को इन्वर्स करना चाहता हूँ किसी वजह से, तो इसके आगे एप्सिलॉन नॉट का साइन लगा दूंगा, तो इसकी रिजल्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे ट्रू कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। आप देखो अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो कंडीशन इज फॉल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। तो क्या हम सिर्फ एक ही कंडीशन पास कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन नहीं पास कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। एंड और ऑपरेटर इसी का काम करते हैं। अब वो हम कैसे करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल समझाने के लिए ऐसे बनाता हूँ, दो यूज़र नेम बनाता हूँ, यूज़र नेम, ठीक है, एरे के थ्रू समझते हैं हमें, है ना। एक काम करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं यहाँ पे $db, और इसके अंदर दो वैल्यूज़ बनाते हैं, यूज़र नेम, ठीक है, जिसको हम वैल्यू देते हैं यहाँ पे। वैसे मैं बता दूँ, जिनमें इंडेक्स होते हैं उसको हम इंडेक्स्ड एरे बोलते हैं, और जिनमें ये की होती है उसको हम एसोसिएटिव एरे बोलते हैं, राइट। तो ये बात याद रखना। अब यहाँ पे यूज़र नेम है तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल देता हूँ डेव निंजा, ठीक है, एंड यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड,
1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने db नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर एरे में 2 चीज़ें रखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं $यूज़र नेम, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ मोनूगिरी, राइट। और यहाँ पे एक और बना लेते हैं वेरिएबल पासवर्ड, इसके अंदर हम लिख देते हैं 1427, ऐसा कुछ। सेव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो $यूज़र नेम है, राइट, अगर वो इक्वल है किसके, $db के अंदर जो यूज़र नेम है उससे, तो यहाँ पे क्या शो हो, यूज़र डिटेल्स इज़ करेक्ट या ऐसा कुछ, यूज़र इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, या अगर ये चीज़ गलत है, मतलब यूज़र नेम db के अंदर जो यूज़र नेम है उसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकरेक्ट यूज़र डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, $db ओके, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे लगा लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखोगे इनकरेक्ट यूज़र डिटेल्स बोल रहा है, राइट। जाहिर सी बात है, क्योंकि यूज़र नेम है जो उसके अंदर मोनूगिरी है और db का जो यूज़र नेम है उसके अंदर डेव निंजा। चलो हम यूज़र नेम के अंदर डेव निंजा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब डेव निंजा, राइट। अब सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे यूज़र इज़ लॉग्ड इन बोल रहा है, पर सिर्फ यूज़र नेम ही सही होने से थोड़ी यूज़र लॉग इन हो जाता है, पासवर्ड भी सही होना चाहिए, राइट। तो अब हम यहाँ पे पासवर्ड भी चेक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एक स्पेस देंगे और यहाँ पे एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम लिखेंगे जो पासवर्ड है वो भी इक्वल होना चाहिए किसके, $db का जो पासवर्ड है इसके इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे एंड लगाने का मतलब है कि दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड की जो कंडीशन है वो ट्रू रिटर्न करनी चाहिए। दोनों की साइड, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, तभी अंदर की स्टेटमेंट चलेगी। अगर यूज़र नेम इक्वल नहीं है या पासवर्ड इक्वल नहीं है तो ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगी, तो एल्स वाली चीज़ चलेगी। मैं आप अगर सेव करूँ इसे और रिफ्रेश करूँ तो देखोगे इनकरेक्ट यूज़र डिटेल्स बोल रहा है, जबकि हमारा यूज़र नेम सिम पर पासवर्ड अलग है। अब पासवर्ड से ही डालेंगे हम 1 2 3 4 5 6, सेव करेंगे, देन रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे यूज़र इज़ लॉग्ड इन, राइट, क्योंकि आप यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही डेटाबेस के अंदर जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उससे मैच कर रहा है, राइट। ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर की खासियत। ठीक है, तुम चाहो तो ये ऐसे नहीं कि दो ही ऐसे कंडीशन लगा सकते हो, यहाँ पे इसके आगे एक और एंड लगा दो, एक और कंडीशन लिख दो, फिर उसके आगे एक और एंड लगा दो, एक और कंडीशन लिख दो, तुम जितनी चाहो उतनी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, तो एंड लगाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी स्टेटमेंट चलेगी ट्रू वाली, ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, तो फिर और ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एंड हटा के और लगा दूँ, तब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तब और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट, दोनों की ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पर और ऑपरेटर में क्या होता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड, दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो नीचे वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो डेव निंजा इक्वल है, अगर मैं पासवर्ड को यहाँ पे अलग कर दूँ कुछ, ठीक है, तो भी ये क्या करेगा, यूज़र इज़ लॉग्ड इन। ऐसा क्यों बोलेगा, क्योंकि हमने और ऑपरेटर लगा रखा है और ऑपरेटर में लेफ्ट हैंड या राइट हैंड दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और यूज़र नेम वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए यूज़र इज़ लॉग्ड इन लिखा आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ हो गई एंड और ऑपरेटर के अंदर। और ऑपरेटर में भी सेम है एंड ऑपरेटर जैसा, तुम यहाँ पे जितने चाहो उतने और ऑपरेटर लगा सकते हो कंडीशन लिख के, चाहे तो एंड के साथ और लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कोई कंडीशन लिख सकते हो, राइट। तो जैसा तुम्हें वो डिपेंड करता है तुम किस चीज़ के लिए लॉजिक बना रहे हो, उसके हिसाब से तुम्हें ज़रूरत पड़ती रहेगी इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। ठीक है, तुम अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे इफ़ एल्स के अंदर भी तुम इफ़ एल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर तुम कोई चीज़ चेक करो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वापस से इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, ऐसा कुछ इफ़। ठीक है, ये देखोगे तो मैंने इफ़ के अंदर एक स्टेटमेंट बनाई है, राइट, इसके अंदर भी बना सकते हो। ठीक है,
इसके अंदर एक और, इसके अंदर एक और, ऐसा बना सकते हैं। जैसे कि हम एरेज के अंदर एरे की वैल्यू एरे ही दे सकते थे, वैसे ही इफ एल्स के अंदर भी हम इफ एल्स बना सकते हैं, उसके अंदर भी इफ एल्स बना सकते हैं। डिपेंड करता है अगेन कि लॉजिक क्या बना रहे हो, उसके हिसाब से तुम अलग अलग चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि एल्स कंपल्सरी नहीं है, तुम चाहो तो एल्स हटा सकते हो। एल्स हम इसलिए लगाते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो कुछ तो दिखे बंदे को, राइट, तो इसके लिए हम लगाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इन सभी को हटा देता हूँ, एक चीज़ समझानी है मुझे। और यहाँ पे मैं एक से ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट अभी हम एंड और लगा के दे रहे थे ना, अब हम किसी और तरीके से देंगे, कंडीशंस अलग अलग चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ एल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डॉलर बनाऊँ और यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ वीक डे, राइट, इसके अंदर मैं 1 लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं कंडीशन बनाता हूँ इफ़ जो डॉलर वीक डे है वो इक्वल है 1 के, ठीक है, तब क्या इक्वल हो, यहाँ पे इक्वल हो संडे, राइट। अब या तो तुम ऐसे एक और इफ बना सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा कर लो इफ ऐसे, और इसको 2 कर लो, ठीक है, या तुम इसी के नीचे बना दो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ तुम्हें। अगर मैं इसको 3 बार लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसा लिखता हूँ 3, ठीक है, तो यहाँ पे वीकडे क्या है 1, तो वीकडे पहले ये चेक होगा कि वीकडे 1 के इक्वल है तो संडे प्रिंट हो जाएगा। तो प्रोग्राम को ये रुक जाना चाहिए क्योंकि वीकडे मैच हो गया है, पर ये यही नहीं रुकेगा, ये इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, भले कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा बट चेक दोनों को करेगा। तो ये टाइम कंज्यूम करता है। वैसे तो वेब सर्वर पे उतना दिखेगा नहीं इसका टाइम कंजप्शन, बट फिर भी एज अगर तुम प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो तो कम से कम एक्शन परफॉर्म कराना चाहोगे, तो इन दोनों को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है अगर ये मैच हो गया ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे हम लैडर सिस्टम इस्तेमाल करेंगे एल्स इफ का। एल्स इफ क्या होता है, अब जैसे इफ है, राइट, हम एल्स लिखते थे यहाँ पे एल्स, अब एल्स के आगे एक और इफ लिख देंगे और एक कंडीशन बना देंगे एक और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देंगे। अब ये क्या करेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो ये कंडीशन को चेक करेगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉलर वीक डे इज इक्वल टू 2, और ऐसा है अगर तो क्या हो इको, तो यहाँ पे इको हो मंडे, ठीक है, देखा एल्सिफ हो गया, इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ऐसी मैं अगर सातों वीक डेज के लिए बना लूँ, 3 पे यहाँ पे आएगा हमारा ट्यूसडे, ऐसी यहाँ पे आएगा हमारा 4 के लिए वेडनेसडे, 5 के लिए आ जाएगा हमारा थर्सडे। स्पेलिंग मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे अब 6 पे हमारा आएगा फ्राइडे, 5 पे हमारा 7 पे हमारा आ जाएगा सैटरडे, एल्स हम यहाँ पे लिख देंगे कि इको करा देंगे कि इनवैलिड वीकडे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, अब जैसे ये 1 दे रखा है तो इस सिनेरियो में क्या करेगा, पहली कंडीशन चेक करेगा 1 के इक्वल है, इको कर देगा संडे, और नीचे का कुछ भी चेक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला मैच हो गया, तो नीचे का चेक नहीं करेगा। इससे हमारे प्रोसेसेस बचते हैं, ठीक है। उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर्वर पे, बट या इट्स अ गुड टेक्निक टाइम बचाने के लिए प्रोग्राम का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, देखो संडे लिखा है, राइट। मैं वीकडे अगर दे दूँ 5 फॉर एग्जाम्पल, तो 5th डे थर्सडे होता है, सभी को पता था, यहाँ पे देख सकते हो थर्सडे लिखा आ रहा है, राइट। बट मैं अगर कुछ ज़्यादा दे दूँ, फॉर एग्जांपल 10 दे दूँ, तब यहाँ पे क्या आएगा, सेव करते हैं चीज़ को, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो इनवैलिड वीकडे आ रहा है, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स में लगा रखा है कि 1 से मैच हो रहा है तो ये हो, 2 से मैच हो रहा है तो ये हो, 3 से मैच हो रहा है तो ये हो, 4 से मैच हो रहा है तो ये हो, ऐसे करके 5, 6, 7 पर अगर किसी से मैच नहीं हो रहा है तो इनवैलिड वीकडे स्क्रीन पे दिखे, राइट। तो ये एक अच्छा अप्रोच है दिखाने का। इस चीज़ को हम एरे के थ्रू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एरे, इफ, एल्स, लूप सभी में पढ़ाऊंगा, उन सभी का मिक्स करके ही लॉजिक बनता है, डिपेंड करता है तुम क्या बनाना चाह रहे हो, राइट। तो मैं यहाँ पे डेज करके एक एरे बना लूँगा और इसके अंदर स्टोर करवा देंगे ऐसे कुछ संडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यहाँ पे सैटरडे। ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे संडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये सारी होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि इनको इंडेक्सेस भी मिले होंगे, राइट, क्योंकि एरे में 0 इंडेक्सेस से स्टार्ट होते हैं। तो ये संडे जो है 0 इंडेक्स पे होगा, देन मंडे 1 इंडेक्स पे होगा, देन ये 2nd इंडेक्स पे होगा। इस तरीके से वेडनेसडे जो हमारा वो 3rd इंडेक्स पे होगा, थर्सडे हमारा 4th इंडेक्स पे होगा, फ्राइडे हमारा 5th इंडेक्स पे होगा और जो सैटरडे वो 6th इंडेक्स पे होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि इंडेक्सेस जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए अगर 7 वैल्यूज़ हैं तो 6 इंडेक्सेस होंगे टोटल। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पास करें तो हमें पता है कि ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट। तो ये चीज़ हम अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे डेज लिख देंगे, डेज। ठीक है, डेज लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें पता है कि वीकडे के अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो वीकडे को अंदर पास कर देंगे कुछ इस तरीके से, राइट। अब अगर वीकडे मैच करेगा इससे तो अंदर की चीज़ दिख जाएगी। अब हमें इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि हम इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। मैं एल्स तक यहाँ से पूरा हटा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मुझे पता है कि अगर जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ऐसा देते हैं जो कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो अंदर की वैल्यू यहाँ पे आएगी। और मैंने जैसे कि बताया था कि 0 को छोड़ के, 0 नल और एम्प्टी स्ट्रिंग को छोड़ के सब कुछ ट्रू की तरह ट्रीट होता है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू मान लो 0 देता है, यहाँ पे यूज़र जो है 0 देता है, जो कि 0 देता है यहाँ पे, ठीक है, और 0 देता है, तो यहाँ पे संडे आएगा। अब संडे क्योंकि एक स्ट्रिंग है और ब्लैंक नहीं है तो ट्रू की तरह ट्रीट होगा, तो अंदर इको संडे होगा। पर संडे की जगह मैं क्या ट्रीट करना चाहता हूँ, मैं यही प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा वापस से ऐसा कुछ, और कॉपी करके यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो यूज़र है, यहाँ पे हम 1 2 3 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर देंगे, पर यहाँ पे इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो या तो तुम यहाँ पे 0 पास कर दो, या तो तुम जो भी वैल्यू यहाँ पे पास करोगे उसमें से 1 माइनस कर दो कुछ इस तरीके से, -1 ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल ही कर सकते हो ऐसा, -1 यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब चलो देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको हम थोड़ा अंदर कर लेते हैं, Alt Z। ठीक है, ओके, मैं इस चीज़ को भी यहाँ से हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे वीकडे हमने दे दिया है इसे मान लो 1। ठीक है, सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो तुम देखो यहाँ पे संडे प्रिंट हो रहा है। सेम चीज़ कर रहे हैं हम कितने कम लाइन ऑफ कोड में, राइट। तो ये होता है लॉजिक बिल्डिंग का काम। अब तुम्हें एरेस के बारे में पता है तो तुम इस चीज़ को शॉर्ट में लिख सकते हो ऐसे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह दे दूँ 5, राइट, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, जिसको थर्सडे आ गया। अब ये कंफ्यूज मत होना है कैसे आ रहा है। सबसे पहले वीकडे के अंदर 5 दिया हमने, तो यहाँ पे इसने क्या चेक किया, डेज वीकडेज -1 यानी 5 - यानी 4। तो 4 पे क्या है, वेडनेसडे, राइट, 4 पे क्या है, वेडनेसडे। तो यहाँ पे वेडनेसडे की स्ट्रिंग आ गई होगी। अब सबको पता है कि वेडनेसडे की स्ट्रिंग है मतलब वो ट्रू है। जैसे कि मैंने बताया था, नल ब्लैंक स्ट्रिंग होगी, नल हो गई, ये 0 हो गई, इनको छोड़ के सब कुछ ट्रू माना जाता है। तो वीकडे तो कोई ब्लैंक वैल्यू नहीं है, ना ही नल वैल्यू है, तो इसलिए ट्रू माना जाएगा। तो अंदर की चीज़ चलिए, अभी को क्या करवा रहे हैं, वीकडे -1 यानी वेडनेसडे, राइट, जैसे से बात है। तो सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ तो ये यार, अगर मैं 5 से कुछ और दे दूँ, 50 दे दूँ मान लो, देन सेव करूँ एंड रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पे इनवैलिड वीकडे तो लिखा आ रहा है, बट यहाँ पे ये भी लिखा आ रहा है अनडिफाइंड एरे की 49 इन लाइन। क्योंकि चलो ठीक है, यहाँ पे हमने 49 दे दिया। अब ये वार्निंग है, राइट। वार्निंग और एरर्स में क्या डिफरेंस है, अगर वार्निंग आती है तो तुम्हारी प्रोजेक्ट रुक नहीं जाएगा, जैसे देख सकते हो नीचे की चीज़ चल रही है, पर अगर एरर आता है तो नीचे की चीज़ नहीं चलेगी, मतलब ये नहीं दिखता पर ये दिख रहा है। ठीक है, ये वार्निंग के फायदे होते हैं। वार्निंग और एरर में ये डिफरेंस है। तो ये कह रहा है कि तुमने 49 इंडेक्स दिया है, हमने यहाँ पे 50 दिया, पर 50 - 1 49 हो गया ना, पर 49 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो तुम कैसे 49 इंडेक्स दे रहे हो, राइट। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फंक्शन होता है इज सेट, यहाँ पे हम ऐसे चेक कर सकते हैं इज सेट। अगर सेट हो रखा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब इज सेट फंक्शन क्या होता है, तो यह हमें ये बताता है कि जो भी हम एरे का
इंडेक्स चेक कर रहे हैं या कोई भी वेरिएबल का नाम अंदर पास किया है तो वो सेट हो रखा है कि नहीं। सेट हो रखा होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं हो रखा होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। अब देखोगे इनवैलिड वीकडे लिखा आ रहा है, राइट, इनवैलिड वीकडे लिखा आ रहा है। यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे 50 लिखा तो इनवैलिड वीकडे लिखा है, क्योंकि सेट ही नहीं हो रखा 49 इंडेक्स, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नीचे आ गया, राइट। तो ये चीज़ है। अब इस चीज़ को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे, अगर मैं इस सेट ना इस्तेमाल करूँ, यहाँ से हम हटा लेते हैं एक ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं नल कोएल्सिंग ऑपरेटर। बेसिकली देखो यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे मैंने 50 दे रखा है, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड एरे की, राइट। तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो रहा है, राइट, यहाँ पे मैं डबल क्वेश्चन लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फॉल्स। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो डबल क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन लिखी है, जो भी चीज़ लिखी है, अगर वो डिफाइंड नहीं हो रखी है, राइट, अनडिफाइंड है या एग्जिस्ट नहीं करती है, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू उसी वैल्यू से रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पे मैं सेव कर दिया। अब इसने इसको चेक किया होगा ये अनडिफाइंड होगा, तो इसने यहाँ पे फॉल्स दे दिया। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो देखोगे इस केस में भी इनवैलिड वीकडे लिखा आ रहा है। बट अगर मैं कोई यहाँ पे वैलिड वैल्यू लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल 5, देन सेव करूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखो थर्सडे यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो ये चीज़ समझने वाली है। इस चीज़ को हम इस जो ऑपरेटर इसको थोड़ा हम खोल के समझते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं हम, इसको मैं नाम देता हूँ नेम, और उसके अंदर लिख देता हूँ मैं मोनू, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नाम वेरिएबल में आता हूँ, इसको लिख देता हूँ यूज़र नेम, और इसके अंदर मैं नेम की वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव करा दी, यहाँ पे मैंने इको करवा दिया यूज़र, इको करवा दिया यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे सेव करवा दिया, रिफ्रेश किया तो हम देखोगे मोनू लिखा आ रहा है, राइट। बट अगर मैं मोनू को यहाँ से हटा दूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर रिफ्रेश करूँ तो क्या देगा, अनडिफाइंड वेरिएबल, जाहिर सी बात है। तो इस चीज़ को फिक्स कैसे कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम डबल क्वेश्चन ऐसे लगा देंगे और यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे इसको। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे देंगे यूज़र, ठीक है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखोगे मोनू यहाँ पे डिफाइन हो रखा है तो यूज़र जा रहा है। अगर मोनू को मैं अनकमेंट कर दूँ तो मोनू डिफाइन हो रखा है। अब अगर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे मोनू दिखेगा, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बहुत ही जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। बहुत टाइम ही बचाता है इफ एल्स लिखने का, तो इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ अच्छी चीज़ है, राइट। तो या इस सेट एक फंक्शन था जो कि हमने पढ़ा था, जो कि ये चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इस सेट कर दूँ ऐसा कुछ, इस सेट डॉलर नेम, आप देखते हैं क्या रिटर्न करता है। रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये 1 रिटर्न कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि हाँ भाई साहब ये सेट हो रखा है, इज सेट, राइट। बट अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि फॉल्स जो है स्क्रीन पे दिखता नहीं है, ये बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर रहा होता है, राइट। तो या इस तरीके से चीज़ें हमारी काम करती हैं, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम्हें, आई होप। अब हम पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स जैसा ही है, बस थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इफ़ लिखता हूँ, ठीक है, इफ़ लिखा मैंने, यहाँ पे एक कंडीशन लिखी और यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट ऐसा कुछ है ना, एल्स लिखते हैं और यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट लिखते हैं हम, जो भी फॉल्स होने पे चले। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, देन हम क्वेश्चन मार्क देते हैं, देन यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट, देन ये रेशियो का साइन देते हैं, देन यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, राइट। ये हमारी टर्नरी ऑपरेटर होती है, राइट। तो इसको हम एक टर्नरी ऑपरेटर का हम एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से। मैं इस सबको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कंडीशन लिख देते हैं, जैसे कि इस सेट लिख देते हैं, इस सेट यहाँ पे डॉलर डेज के अंदर 10 इंडेक्स पे कोई वैल्यू सेट हो रखी है, ये हम चेक कर रहे हैं, हमें पता नहीं हो रही है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, हम जानते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क देंगे। अब क्वेश्चन मार्क देने के बाद हम अपनी वो कंडीशन लिखेंगे जो कि हम ट्रू होने पे चलाना चाहते हैं। यस 10th, यस वैल्यू इज एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख देंगे नो वैल्यू इज नॉट इन एरे, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ से इको करवा देंगे, ठीक है। तुम यहाँ पे भी इको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके आगे ऐसे इको करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, पर मैं आगे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखोगे नो वैल्यू इज़ नॉट इन एरे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नो
वैल्यू इज़ नॉट इन एरे, राइट। अब मैं यहाँ पे 10 की जगह अगर 1 चेक करूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो देखोगे यस वैल्यू इज़ एग्जिस्ट, राइट। तो कुछ इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर हमारा काम करता है, ठीक है। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये बात ध्यान रखना, इसका भी हम यूज़ करेंगे बहुत जगहों पे। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में था, ठीक है। मैं एकदम ऐसे डीपली हर एक एग्जांपल की तरीके से, मतलब जाहिर सी बात है इसकी प्रैक्टिस कर रहोगे, तुम नेट पे सर्च कर लेना, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। ऐसा तो नहीं है कि तुम छोटे बच्चे हो, जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो इतना तो दिमाग है, तो वो चीज़ तुम सर्च कर सकते हो। हम यहीं पे इफ एल्स स्टेटमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे आगे हम नहीं खींचेंगे, काफ़ी ज़्यादा खींच दिया मैंने वैसे भी। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब हम यहाँ पे लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। हम पर 3 लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप और फॉर ईच लूप। डू वाइल लूप के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसको यूज़ भी नहीं करते उतना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फॉर लूप, फॉर ईच लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जब तुम्हें कोई ऐसा एरे मिले जिसमें इंडेक्सेस हैं, ठीक है, इंडेक्सेस हैं, तब तो तुम कोई सा भी लूप इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर ईच लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो, वाइल लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट बहुत सारे केसेस में क्या होगा, तुम्हें ऐसे इंडेक्सेस एरेज नहीं मिलेंगे, तुम्हें ऐसे एरेज मिलेंगे यूज़र, ठीक है, ऐसे एरेज मिलेंगे जिसमें तुम्हें कुछ इस तरीके से दे रखा होगा, नेम, ठीक है, कीज़ होंगी इंडेक्स की जगह, मोनू, राइट, ईमेल, WHO मोनूगिरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में तुम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं आखिर कैसे करते हैं फॉर ईच लूप का इस्तेमाल। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, इसको हम सेव करते हैं। वीक डेज को भी हम यहाँ पे हटा देते हैं, हम डेज को रखते हैं क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर ईच लूप देखते हैं, फॉर ईच लूप कह रहा हूँ, फॉर लूप देखते हैं। तो फॉर लूप में हम सबसे पहले 3 चीज़ें लिखते हैं इसके फॉर कीवर्ड के बाद। फॉर कीवर्ड के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, 3 चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले हम एक वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे जो कि हर इटरेशन के साथ हम बढ़ाएंगे। इटरेशन क्या होता है, लूप की बात कर रहा हूँ, रिपीटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे $i = 0, यानी हम ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल बना $i जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, राइट। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, देन ये लिखूंगा $i जब तक लेस देन है किससे, 10 से, तब तक ये कंडीशन चलनी चाहिए। मतलब पहले मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया, देन मैंने कंडीशन लिखा, वैन सेमीकोलन लगाया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे $i++, जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी बेसिकली देखो क्या करेगा, एक i नाम का वेरिएबल बनाया इसने और इसकी जो वैल्यू है वो 0 रखी, और यहाँ पे कंडीशन चेक करें, जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक अंदर की चीज़ चलती रहेगी, और हर लूप के बाद यहाँ पे i की वैल्यू ++ हो जाए। ये ++ और माइनस मैंने बताया नहीं, ++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वो समय नहीं आया। अब इतना समझ लो कि $i++ लिखने का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि $i की जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ा दो, ठीक है। तो बस इतना कह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर इको करता हूँ $i को, ठीक है, और यहाँ पे अब वक्त आ गया एक और जादुई ऑपरेटर के बारे में पढ़ने के। एक्चुअली हम यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा एक टाइम ब्रेक लेते हैं यहाँ से, और ऊपर मैं इस चीज़ को बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लो $name है, राइट, = इसके अंदर मैंने मोनू लिखा है, और यहाँ पे मैं इको करवा रहा हूँ $मोनू, ठीक है। और अगर मुझे इसके आगे और भी कुछ लिखवाना है तो मैं कैसे लिखूँगा, जैसी बात, एक तरीका ये है कि तुम डबल कोटेशन इस्तेमाल कर रहे हो, इसके अंदर लिख दो $मोनू इज़ अ गुड पर्सन, कुछ इस तरीके से। इसको सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे ओके, मोनू डिफाइंड नहीं है, सॉरी, नेम, ओके। यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो तुम्हें मिलेगा मोनू इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। बट अगर मैं इसकी जगह सिंगल ऑपरेटर इस्तेमाल करूँ कुछ इस तरीके से, या मुझे करना पड़े किसी वजह से, ठीक है, जो भी वजह है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में तो यहाँ पे $name दिखेगा, तो उस केस में हम कंकेटेनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 स्ट्रिंग्स को कंकेनेट कर देता है, जोड़ देता है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बाहर लिखूँ $name तो मैं बीच में डॉट दूंगा, डॉट का मतलब हो गया कि मैंने इस वाले को इससे जोड़ दिया। अब मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो मोनू इज़ अ गुड पर्सन। तो एक कंकेटेनेशन ऑपरेटर है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देता हूँ, डॉट लगा के हम कंकेनेट करते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हम यहाँ पे इको $i करते हैं, और साथ में हम कंकेटेनेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, डबल कोटेशन लिखेंगे, और यहाँ पे br टैग दे देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो, ताकि एक के नीचे एक है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, देन हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो देखोगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक काउंटिंग जारी है। अगर तुम चाहते हो 10 तक जाए
और तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, बस यहाँ पे तुम्हें 1 कर देना है, या तो यहाँ पे तुम 0 रखो और यहाँ पे +1 कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर रिफ्रेश करो, ओके, तुम्हें इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड करना पड़ेगा, कुछ सर्कुलर ब्रैकेट में ऐड करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तब तुम देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी है, सिंपल लूप इस तरीके से काम करता है। आई की वैल्यू इटरेट होती रहती है। अब हमें पता है आई की वैल्यू इटरेट हो रही है, मतलब आई के अंदर पहले 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। ये तो हमने प्लस किया, अगर मैं प्लस को हटा दूँ यहाँ से, इसे ऐसे ही रखूँ नॉर्मल, एंड देन सेव करूँ एंड देन रिफ्रेश करूँ, तो देखो यहाँ पे पहले 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। यही तो हमें चाहिए अगर हम इस एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, राइट। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूँ $days, ठीक है, $days, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख के इसके अंदर $i लिख दूँ? ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तो हो गया, पर जब जाहिर सी बात है ये तो 10 तक जा रहा है, तो एक तो ये तरीका है कि मैं इसको पहले तो कम करूँ कि जो आई की वैल्यू है 7 से कम होनी चाहिए। अब 7 से कम क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 7 वैल्यूज़ है तो इंडेक्सेस तो 6 ही होंगे ना, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है तो 6 तक ही जानी चाहिए, 6 से ज़्यादा जाएगी तो नहीं मिलेगी इसे वैल्यू। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो संडे मंडे ट्यूसडे लिखा आ रहा है। ठीक है, मैं इसके आगे एक लाइन ब्रेक लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन रिफ्रेश करते हैं तो देखोगे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अच्छे से आ रहा है, राइट। बट मान लो मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अब जाहिर सी बात है वीकडे में तो साथ ही होते हैं, बट कुछ और चीज़ क्या आ रही है। ठीक है, मान लो मंथ्स का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहूँ, अदर वैल्यूज़, यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो देखोगे अभी भी इतनी वैल्यूज़ दिख रही हैं। तो फिर से मुझे यहाँ पे जाके अब 7 की जगह 8 करना पड़ेगा, तो ये बार बार चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो हमने जब एरेस पढ़े थे तो एक लौता फंक्शन जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था काउंट। ये काउंट क्या करता है, तो एरेस के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करता है, राइट। तो हमें यहाँ पे सिर्फ काउंट कर देना है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर 8 है, तो लेस देन 8 यानी आई की वैल्यू 7 तक जाएगी। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखोगे अदर वैल्यूज़ यहाँ पे लिखा आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर कोई और वैल्यू ऐड कर दूँ और या कोई और वैल्यू ऐड कर दूँ इसके अंदर और, तब देखो मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ अपने आप दिख रही हैं, राइट। ये एरे अपने आप अपना साइज बढ़ा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं $days के अंदर जितने भी हैं उससे लेस देन होना चाहिए आई की जो वैल्यू है, राइट। तो ये एक हो गया फॉर लूप, राइट। सिंपल है। तुम वैसे लूप के अंदर लूप इस्तेमाल कर सकते हो, तुम फॉर के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हो, उसके अंदर एक और फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हो, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर के अंदर वाइल इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। लूप के अंदर दूसरा लूप या लूप के अंदर सेम लूप, राइट। तो ये चीज़ तुम ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं ये चीज़ जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा इस चीज़ को इतना खींचना। सच्ची बताऊँ तो PHP कोर्स सिखाने में कोई खास मज़ा नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी मेरे से ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं, वो सिखाते हैं, ठीक है। तो तुम उनसे भी सीख सकते हो, तो इसलिए मैं ऐसे ऊपर ऊपर से सिखा रहा हूँ ताकि तुम जितना ज़्यादा हो सके खुद से प्रैक्टिस करके सीखने की कोशिश करोगे। खुद से सीखोगे तो समझ भी ज़्यादा आएगा। अब यहाँ पे फॉर लूप के अलावा वाइल लूप आता है, राइट। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे वाइल लूप पढ़ेंगे। तो वाइल लूप का थोड़ा अलग सीन होता है। वाइल लूप में हम यहाँ पे सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, राइट। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे ना आई इज़ लेस देन काउंट डेज, तो अगर इसी को मुझे वाइल में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो ये जो $i=0 है, इस चीज़ को हम यहाँ नहीं लिख के लूप के बाहर लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। i=0 एंड देन जो कंडीशन जो हमने लिखी है $i काउंट डेज, इसको हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम ये अंदर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। अब जो स्टेटमेंट है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको हम अंदर लिखेंगे, ठीक है। देख लो ये नीचे फॉर लूप है, ये ऊपर वाइल लूप है, दोनों काम सेम ही करेंगे पर ये कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, देख सकते हो यहाँ पे। वाइल लूप का इस्तेमाल हम डेटा गेट करने के लिए करते हैं बहुत ज़्यादा। जब हम डेटाबेस, अगर तुमने कभी अभी डेटाबेस ट्राई किया हो तो तुम्हें पता होगा वाइल लूप कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो वाइल, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखो संडे मंडे सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, राइट। अभी भी अगर मैं वैल्यू यहाँ से हटा दूँ, फॉर एग्जांपल ये 3 वैल्यूज़ को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सेव करूँगा और अपने वो 3 वैल्यूज़ हट के बाकी वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ठीक है, वाइल लूप और फॉर लूप में कुछ खास नहीं है। यही है चीज़ें कि तुम्हें ऐसे इंडेक्स के थ्रू कर सकते हो, बट वाइल लूप और फॉर लूप तब यूजलेस हो जाती है
जब तुम डेटाबेस से कुछ ऐसा डेटा गेट करो जिसमें इंडेक्स की जगह कीज़ है, राइट, इंडेक्स ही नहीं है, सिर्फ कीज़ हैं, तब दिक्कत हो जाती है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में हम फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर ईच लूप सबसे मज़ेदार है और सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अभी सेम चीज़ को अगर फॉर ईच लूप में बनाना था तो कैसे बनाते देख लेते हैं। हमें अब यहाँ पे कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फॉर ईच, नहीं हमें ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है, ये अच्छी चीज़ है, राइट, कि हमें वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। फॉर ईच लिखने के बाद हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले एरे का नाम लिखेंगे डॉलर डेज, एज लिखने के बाद हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल डे लिख देता हूँ, राइट, डेज है, एज डे लेना है मुझे। तो क्या करेगा, डेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके उनको डे के अंदर डालता रहेगा अपने आप, और जब खत्म हो जाएंगे तो अपने आप रुक भी जाएगा। हमें यहाँ पे कुछ भी काउंट वाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कंडीशन लिखने की जरूरत है। सिंपली मैं ये जो इको करवा रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और इसके अंदर जाके पेस्ट कर दूँ, राइट, और मुझे यहाँ पे इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डे लिख दूँ, ऐसा कुछ। तो देखो कितना छोटा और सिंपल लग रहा है, राइट। मैं यहाँ पे आकर अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो कोई चेंजेस नहीं, सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक, देख सकते हो। ये फॉर लूप है, ये वाइल लूप और ये फॉर ईच लूप है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा इजी। मैं यहाँ पे अगर कुछ नया ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड करूँ, देन सेव करूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो देखो अपने आप यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि फॉर ईच लूप है, ये एक एक करके सभी वैल्यूज़ को इसके अंदर डालेगा। जब वैल्यूज़ खत्म हो जाएंगी खुद रुक भी जाएगा, ठीक है। पर फिर लोग बोलेंगे कि हमें अगर इंडेक्स चाहिए कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू दिखा रहे हैं, तब उसका भी सोल्यूशन है। तुम यहाँ पे जैसे डॉलर डे लिखा है तो ये वैल्यू दे रहा है, पर अगर तुम्हें इंडेक्स चाहिए तो डॉलर इंडेक्स की जगह तुम कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, पर मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ ताकि रिलेटेबल लगे थोड़ा। इंडेक्स इज इक्वल टू एरो साइन, ठीक है। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, अब जो डेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स में आएगा और जो वैल्यू है वो डे में आएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं डे की जगह क्या लिखता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आए, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे अगर जाहिर सी बात है यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू सेव किया हमने यहाँ पे, रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे, तो देखो कोई चेंजेस नहीं, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब हमें यहाँ पे इंडेक्स भी मिल रहा होगा, राइट, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को भी कॉन्किनेट कर देता हूँ, ऐसा कुछ, राइट। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो 0 इंडेक्स पे संडे है, 1 इंडेक्स पे मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहाँ पे इंडेक्सेस भी हमें मिल रहा है, ठीक है। तो लूप्स में उतना कुछ नहीं था, काफ़ी मज़ेदार चीज़ है लूप्स एक्चुअली। हमने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं, लूप्स के बारे में ही काफ़ी सारी चीज़ें जान ली, राइट। अब हम एरे का सारा डेटा ऐसे लूप्स के थ्रू देख सकते हो, कितनी जल्दी जल्दी गेट कर सकते हैं, कितना भी डेटा हो हमें बस एक लूप बना देना, वो सारा डेटा गेट कर लेगा, राइट भैया। तो इट्स प्रेटी कूल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ ऐसे कुछ कॉपी, और इसी के अंदर पेस्ट 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 पेस्ट, ओके, ठीक है। तो देख सकते हो कितना सारा डेटा आ गया, राइट। तो अगर मैं सेव करूँ यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करूँ तो देखोगे सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, जितने भी इसके इंडेक्सेस हैं वो भी लिखा है, 47 इंडेक्स है टोटल, और देख सकते हो सारा डेटा आ गया, ठीक है। जबकि हमने सिर्फ 3 लाइन लिखी है कोड की फॉर ईच लूप के लिए, राइट। तो यार इट्स प्रेटी कूल, काफ़ी ईजी है। मुझे पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे एग्जांपल्स कम दी हैं या चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, टेंशन मत लो, वो चीज़ तुम समझ जाओगे आने वाले टाइम में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, अब देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नंबर लिखता हूँ, ठीक है, नंबर लिखा मैंने यहाँ पे और इसके अंदर वैल्यू लिखी 5, और अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसमें 6 ऐड करो, तुम कैसे करोगे, ऐसे करोगे, num1 इज इक्वल टू $num1 प्लस 5, ऐसा कुछ लिखोगे, राइट। बट इस चीज़ को तुम इससे बेहतर तरीके से लिख सकते हो, $num1 प्लस इक्वल टू $5, ठीक है। जो तुमने ये ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है ये सेम है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो इसकी जगह ऐसा कर सकते हो, और ये सेम माइनस के लिए भी लागू होता है, डिवाइड के लिए भी लागू होता है, मॉडुलस के लिए भी लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होता है, ठीक है। सभी के लिए सेम तरीका है। अगर तुम ऊपर ऐसे प्लस की जगह यहाँ पे मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें, अगर मैं नीचे वाले को कॉमेंट कर देता हूँ, देन यहाँ पे इको करता हूँ $num को, तो सभी को होता है 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 25 आएगा। मैं फिर रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके,
और यहाँ पे नम लिखा है मैंने, num1 लिखना है मुझे, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो 25 आ रहा है, राइट। अब बट अगर मैं अब इसको कमेंट कर देता हूँ, नीचे वाले को अनकमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो भी 25 ही आएगा, देख सकते हो, राइट। तो यही मैं चीज़ कहना चाहता हूँ, सेम डिवाइड के लिए भी लागू होता है, सेम मल्टीप्लाई के लिए, माइनस के लिए, मॉडुलस के लिए, सभी के लिए तुम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऑपरेटर्स हैं PHP के अंदर, राइट। फैसिलिटी हमें देती है PHP बहुत सारी, तो हम उसका यूज़ क्यों ना करें, राइट। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है? तो अब ये तो होगी 5 से वैल्यू तुम्हें बढ़ानी है। मान लो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऐसा कोई वेरिएबल बनाता हूँ $count, इसकी वैल्यू रखता हूँ 0, ठीक है। देन यहाँ पे मैं इको कर देता हूँ $count, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं 1 से बढ़ाना चाहता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस लिख रहा हूँ तब क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे 1 प्रिंट होगा, नहीं 0 प्रिंट होगा। अब बोलोगे 0 की प्रिंट होगा, यहाँ तो तुमने प्लस प्लस लिखा है, बिल्कुल लिखा है, पर ये प्लस प्लस भी आगे और पीछे लिखा जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब मैं इसको बोल रहा हूँ कि पोस्ट इंक्रीमेंट करना है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब पहले $count की वैल्यू को प्रिंट कर दो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो। अगर मैं ये प्लस प्लस के साइन को पहले लिखता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कट कर लूँ और पहले लिख देता ऐसे, तब ये 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि अब मैं प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम पीछे लगाते हैं प्लस प्लस तो ये प्री इंक्रीमेंट होता है, और अगर बाद में लगाते हैं प्लस प्लस तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले बढ़ती है देन यूज़ होती है, और पोस्ट इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले यूज़ होती है फिर बढ़ती है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस लगा देता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? 0 प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं $count को फिर से यहाँ पे नीचे प्रिंट करूँ बिना ऑपरेटर के, बिना इंक्रीमेंट ऑपरेटर के, तब ये 1 प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू $count प्रिंट हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गई। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रखी है ऑलरेडी $count की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, राइट। सेम डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए है। अगर मैं यहाँ पे मान लो 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे माइनस माइनस लिख दिया, तो पहले क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे पहले 1 प्रिंट होगा देन 0 प्रिंट होगा, पहले 2 प्रिंट होगा देन 1 प्रिंट होगा। देख सकते हो, पहले 2 1, क्यों? क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको पहले लगा दूँ तो दोनों ही जगह पे 1 1 प्रिंट होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हो 1 1 प्रिंट होगा। ये इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो ये बात का याद रखना, ठीक है। इंटरव्यू के लिए हम एक सीरीज़ बना देंगे अच्छे से, काफ़ी मज़ेदार तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे, मैं उतना नहीं खींचा ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि एक्चुअली हम अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। तो अगर तुम मेरी वीडियोस को देखते हो तो तुम्हें पता होगा ऑलरेडी क्या होता है। नहीं तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, W3 स्कूल एक वेबसाइट है, वहाँ पे सभी ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग ऑपरेटर का इफेक्ट क्या पड़ता है तुम्हारे प्रोग्रामिंग पे, राइट। सो आई थिंक हमने काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट जो बच रहे हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे आने वाली वीडियोस में, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा हो गया। और या सो जाओ प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट कर सकते हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग कीप लर्निंग, बाय।